मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। और प्रदीप, एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन था आज का। तो जितने बीटन डाउन स्टॉक्स थे खासकर उनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। और प्रदीप, इसके पहले जब तेजी आती थी तो आप हमेशा कहते थे शॉर्ट कवरिंग है, फ्रेश बाइंग अभी भी नदारत है। तो आज क्या था? शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग, क्या दोनों का मिक्सचर? नहीं है, फ्रेश बाइंग खासतौर पे एफआईज की ओर से फ्रेश बाइंग लगातार हुई है। वो तो हो रही है साल भर, पिछले महीने भर के दौरान, माफ कीजिए, और वो हमने लगातार हाईलाइट भी किया है। मुझे लगता है आज भी आपको एफआईज की ओर से एक अच्छा आंकड़ा देखने को मिलेगा और शायद डीआईआईज की ओर से भी देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ी जो अब बाइंग हो रही है पिछले हफ्ते से, वो दरअसल एचएनआईज रिटेल की तरफ से होती हुई नजर आ रही है हमें। और मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसा लग रहा है कि एक बॉटम बन गया है और यहाँ से एक जबरदस्त तेजी का नया सिलसिला शुरू हुआ है। तो एक लंबा करेक्शन जो जनवरी फरवरी 2018 में शुरू हुआ था, तकरीबन 13-14 महीने के करेक्शन के बाद अब मिड कैप और स्मॉल कैप में पहली बार आप इस तरह का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। और पार्टिसिपेशन से मेरा मतलब यह है कि अगर आप निफ्टी जूनियर इंडेक्स उठाइए या आप निफ्टी 200, निफ्टी 500, कोई भी इंडेक्स उठाइए और वहां पर आप देखिए कि जो टॉप के 20-25 स्टॉक चले हैं उनमें वॉल्यूम कितना है, तो आप देखेंगे कि वो अपने औसत से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वॉल्यूम के साथ बढ़े। तो ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है जो तो अब ये ब्रॉड बेस्ड खरीदारी देखने मिल रही है कहीं ना कहीं, और अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी, और जो बीट एंड डाउन स्टॉक्स है खासकर वहाँ खरीदारी देखने मिल रही है। पिछले बार मुझे याद है प्रदीप, हम जब ये 11,000 के आंकड़े के ऊपर गए थे वहाँ से फिर से फिसल गए थे। लेकिन अब क्या वो कन्विक्शन है कि 11,000 के ऊपर जाएंगे? जिस तरह की खरीदारी देखने मिल रही है वहाँ टिकेंगे और फिर से वायलेट करने के लिए कुछ समय लगेगा। अब शायद टिक जाएंगे। अब वो ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए कि ये एक प्री इलेक्शन रैली शुरू हो गई है। धीरे धीरे बाजार को इस बात पे भरोसा बैठने लगा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एक एनडीए सरकार या शायद एक बीजेपी सरकार आपको दिखाई देगी, जहां पर बीजेपी सरकार देखिए, पिछली सरकार भी बीजेपी सरकार ही थी। अपने खुद के दम पे भारतीय जनता पार्टी के पास मेजोरिटी थी। वही मैं बोला, क्योंकि इस बार अब तो बात की जा रही थी कि शायद एनडीए, तो हम 180 के आसपास के अनुमान से शुरू हुए थे। और अब धीरे धीरे जब आप मार्केट प्लेयर से बात करते हैं तो लोग 200, फिर 250, 250 तक की बातें लोग करने लगे। तो 280 का आंकड़ा ज्यादा दूर तो है नहीं, 270-80 का कन्विक्शन जो है उसको लेके बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अगर ये सरकार वापस आने वाली है तो उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पे दिखाई दे रहा है। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, उसी को दोहराते हुए इस समय बाजार नजर आ रहा है। और उस स्थिति में फिर आपको 11,000 के लेवल से घबराना नहीं चाहिए। शायद आप 11,118 का जो पिछला स्विंग आई है उसको तो शायद तुरंत ही हासिल करेंगे। और वो ट्रेडर्स के नज़रिए से अगला टारगेट है 11,100 के करीब। और जो 11,750 के करीब के ऑल टाइम हाइस थे, अगर हम 11,100 के ऊपर निकल के टिके तो फिर उसकी बात भी होने लगेगी। तो प्रदीप, फिर क्या इलेक्शन के पहले नया है हो सकता है? मुझे लगता है कि देखिए, आपको निफ्टी पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि निफ्टी पे 11,750 भी पार हो गया तो यहाँ से 10% भी नहीं हुए ना। लेकिन ढेर सारे मिड कैप स्टॉक्स जो 50-50, 60% टूट चुके ऊपर से, तो वो स्टॉक आपको आपके पैसे यहाँ से 20%, 30%, 40%, 50% बढ़ा के दे सकते हैं। तो बेहतर स्ट्रेटेजी है कि आप उन पे फोकस कीजिए, वहाँ कमाई तगड़ी होने वाली है। निफ्टी पे भी होगी। निफ्टी ट्रेडर्स के लिए तो बहुत मौके निफ्टी में बने रहेंगे, लेकिन अगर आपको वो निफ्टी को ट्रेड करना, प्ले करना, लेवरेज प्ले करना आता है फ्यूचर्स और ऑप्शंस के जरिए, तो वहाँ आपकी कमाई होगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब बाजार गिर रहा था तब भी निफ्टी ने बाजार की एक्चुअल दरअसल जो गिरावट आई है उसको कभी रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो एक इंडिकेटर के तौर पे निफ्टी थोड़ा बहुत काम का नहीं था। आप देखते हैं निफ्टी में बहुत थोड़ी गिरावट है और मेरा पोर्टफोलियो, मेरे म्यूचुअल फंड का एनएवी जिस तरह से टूटा है तो लोग रिलेट नहीं करते थे। और आगे भी आप यही देखेंगे। मुझे लगता है सबसे अच्छा जो आप इस समय कर सकते हैं, अगर आप इंतजार कर रहे थे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड्स में एक लमसम निवेश इस समय आपको कर देना चाहिए। वहां पर आपके शानदार रिटर्न बनेंगे। और अगर आपके पास पहले से ऐसी स्कीमें हैं तो आप उसमें एक बार की एक बड़ा एडिशन करने की सोच सकते हैं। यानी आप एसआईपी कर रहे हैं तो एक बार की वन टाइम लमसम भी निवेश करने की सोचें। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, और खासकर जो पिटे हुए स्टॉक्स है वहाँ। और ऐसा ही एक पिटा हुआ स्टॉक है टाटा मोटर्स। नितिन अरोरा लेके बैठे हैं 183 के रेट पे। ये सिर्फ व्यू पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो प्रदीप, अब टाटा मोटर्स आज तो गजब कर दिया इस काउंटर ने। तो टाटा मोटर्स पे जब इसके पहले हमारी बात हुई थी तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पर आपको इस स्टॉक में 165 से लेकर के
80 के आसपास की एक रेंज है जो टारगेट एरिया है। 180 के ऊपर जब ये निकलेगा तो इसमें नई तेजी की एक नए दौर की शुरुआत होगी। और अब देखिए वो 180 के ऊपर डिसाइसिवली निकल आया है। ओके। तो अब टाटा मोटर्स का जो शुरुआती एक जो पैनिक बॉटम थी 130 के आसपास की, जब इन्होंने बड़ा लॉस पोस्ट किया था, उसकी जो रिकवरी थी वो पूरी हो गई। अब यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये एक नए दौर की खरीदारी देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि इस दौर में अब ये स्टॉक आपको तकरीबन 240 के आसपास तक के नए लेवल्स दिखाएगा, इसकी उम्मीद करनी। तेजी का कॉल तो काफी वक्त से था ही, अब यहाँ पे टारगेट को भी थोड़ा अपग्रेड करने का मौका दिखाई देता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग टारगेट। चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस अब 175 पे लगा लीजिए। ओके, अगला सवाल अतुल संघवी का, प्राज इंडस्ट्रीज 138 शॉर्ट टर्म का व्यू चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए इस काउंटर में। 138 ये अपने ऑलमोस्ट हाईस के आसपास पहुंच गया। 138 से 146 तो आपने एंट्री थोड़ी देर से ली है इस स्टॉक में, ये हम कह सकते हैं। तेजी का रुख इस पे अभी बरकरार दिखाई देता है, यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है। आपको 140 के करीब 139 पे चाहे तो एक स्टॉप लॉस रख लीजिए आपके लेवल के आसपास ही। आप मुनाफा देख रहे हैं, इसको लॉस में मत जाने दीजिएगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक आपको यहाँ से प्रॉफिट ही कमा कर देगा। थोड़ा सा साइडवेज है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, तो बहुत जल्दी मुनाफा नहीं आएगा, लेकिन आपका मुनाफा यहाँ से बढ़ेगा और आपको 170-75 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। चलिए 175 के लेवल के लिए बने रहिए। सागर शाह कोटक महिंद्रा बैंक 120 शेयर 2330 रुपये पे 3 से 5 साल का व्यू चाह रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म है। हाँ, किस भाव पे लिया इन्होंने? 1230। हाँ, तो लेवल अच्छा है लेने के लिए। अगर और भी आपको मौका मिले तो आप ले सकते हैं। 3 साल का व्यू आपने पूछा है, तो मैं आपको बताऊं 3 साल पहले ये स्टॉक कहाँ था, करीबन 850 रुपये पे। तो उसके बाद इसने जो हाइज बनाए हैं वो 1400 रुपये तक के रहे हैं। उसके बाद इस समय ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सारे बैंकों में पिछले दिनों जो तेज़ी बनी है, HDFC बैंक भी शामिल होगा इसमें, पिछले 2 सालों के दौरान इनकी बहुत तगड़ी री-रेटिंग भी हुई है, क्योंकि इन बैंकों का कंपटीशन थोड़ा कम हो गया था। लोग सरकारी बैंकों में निवेश ही नहीं कर रहे थे, तो वो सारा का सारा पैसा प्राइवेट बैंक्स में आया और सरकारी बैंक मुकाबले में नहीं थे, इसलिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ी। तो उस तरह का खुला मैदान शायद अगले 2 सालों में इनको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट होंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि आपको इस स्टॉक में अगर 3 साल का आपका नज़रिया है तो यहाँ से भी कम से कम 50% के रिटर्न मिलने की पूरी गुंजाइश नज़र आती है। और ये बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको कुछ भी प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 20 से 25% ये सालाना अपना मुनाफा बड़े आराम से बढ़ा लेते हैं, चाहे कैसा भी माहौल हो। तो आप ये समझिए कि अगर कोई भी चीज़ 25% की रफ्तार से बढ़ती है तो 3 साल में डबल हो जाती है। तो मैं आपको 50% का एक कंजर्वेटिव टारगेट बता रहा हूँ, ये सोच करके कि मान लीजिए बाजार इतना अच्छा नहीं रहा, मान लीजिए इनका जो EPS या प्राइस टू बुक का मल्टीपल है वो थोड़ा कंप्रेस हो गया, थोड़ा कम हो गया वैल्यूएशन, तो भी आपको शानदार रिटर्न मिलेंगे। तो इस तरह के ये ऐसे स्टॉक है जिनमें आपको हमेशा लगातार खरीदारी करके धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक पे 3 साल के लिए 50% के कम से कम रिटर्न्स कंजर्वेटिव लेवल पे भी। चलिए केतन कुलकर्णी, सन टीवी 200 स्टॉक है 560 के भाव पे लेके ये बैठे हैं सन टीवी को। 260? हाँ 560 ओके। तो आपके पास अभी करीब 65 रुपए का मुनाफा है। सन टीवी में एक बात खास तौर पे ध्यान रखिए कि ये भी थोड़ा एक पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक है, क्योंकि एक पार्टी से काफ़ी क्लोज हैं ये, DMK के साथ, और जिस तरह से वहाँ इक्वेशन बनते हैं, बदलते हैं, बिगड़ते हैं, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक मीडिया कंपनी है, उस नज़रिए से जो व्यू आपका बनता है इसके बिजनेस पे वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो इनके मल्टीपल्स हैं वो इन राजनीतिक कारणों से काफ़ी असर में आते हैं। तो इस स्टॉक पे इस समय अगर आप देखें एक लंबी तगड़ी गिरावट का रुख हमने देखा है, अब ये संभलने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल है कि इस बाउंस में ये आपको करीबन 750 के आसपास तक के लेवल दिखा सकता है। वहाँ पर एक बड़ी रुकावट है। तो यानी आपको 100 रुपए के आसपास की जगह अभी भी यहाँ पर बनती हुई मुझे दिखाई देती है। उस लेवल पर मैं एक बारगी मुनाफा वसूली करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको आ चुका होगा और ये थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव सीजन है। तो 7 से 750 ये आपका टारगेट रेंज होना चाहिए। इस समय आपका स्टॉप लॉस होगा 570 रुपये। चलिए 570, 700, 750। अगला स्टॉक वेदांता है। आशीष राइकवर
वेदांता 360 @ 140 लॉन्ग टाइम प्लीज, एक मेरा भी क्वेश्चन ले लो सर। ओके वेदांता 140 140 के रेट पे, अरे वाह 360 शेयर, तो भाई तो इन्होंने बॉटम पकड़ लिया एकदम। नहीं 140 के भाव आए थे क्या? 145 से नीचे का तो लो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। खैर शायद 145 होगा आपका लेवल। तो करीब करीब बॉटम पे आपने लिया है, अच्छी बात है। इस समय आपको बने रहना चाहिए। वेदांता का स्टॉक आज गिरा नहीं है, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इनकी चेन्नई मद्रास हाईकोर्ट में जो अपील थी वो खारिज हुई। जो ये अपना तुतिकोरिन प्लांट खुलवाने के लिए लगे हुए हैं, वो एक थोड़ा सा ओवरहैंग है। लेकिन इस समय कमोडिटीज़ में इन जनरल थोड़ा तेज़ी का मूड बन रहा है, इसलिए क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच की बातचीत फाइनल होती हुई नज़र आ रही है और उस लिहाज से वेदांता को फ़ायदा है। इस स्टॉक पे इस समय जो लेवल्स है ना वो थोड़े क्रूशियल है। जो नीचे की तरफ से बाउंस आना था वो पूरा हो चुका है। 170 180 के आसपास के टारगेट नीचे के बाउंस के बने थे। अब इसके बाद अगर ये स्टॉक इन लेवल्स के करीब टिकता है और अगर मान लीजिए कि ये 180 के ऊपर 2 दिन बंद हो जाता है, तो मैं यहाँ से 205 से 210 के टारगेट के साथ इस पे फिर आगे बढ़ने की राय दूंगा। तो फिलहाल इमीडिएटली आपके लिए जो लेवल है वो 180 का है, उसके ऊपर निकलता है तो फिर 205 से 210 के टारगेट बनेंगे। व्यू इस समय पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान रखिए खबरों पे हर रोज़ नज़र रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्वीट हर रोज़ पढ़ते रहिएगा। चीन के साथ बातचीत जितनी अच्छी होने की वो बात करेंगे ना, उतना ज़्यादा उछाल इस स्टॉक में देखने को मिलेगा और अगर कोई गड़बड़ हुई तो उस दिन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कमोडिटी साइकिल याद रखे काफ़ी वॉलेटाइल है आजकल। तो सुहास मखदूम वोल्टास है 50 क्वांटिटी 547 पे, लॉन्ग टर्म का व्यू पूछ रहे हैं। अच्छी एंट्री है आपकी 547 के आसपास। 3 दिन में ये 600 के करीब पहुंचता हुआ नज़र आया है। मुझे लगता है कि स्टॉक ने अपना एक बॉटम बना लिया है और अब यहाँ से ये स्टॉक क्या अपने पुराने हाइज जो करीब 650 के आसपास के थे वहाँ तक पहुँच सकता है। बहुत मुमकिन है कि पहुँचे। लगता है कि ये अपने नए हाइज भी बनाएगा इस सीज़न के दौरान। तो एक काफ़ी हद तक बाजार में इस समय जो ट्रेड चल रहा है वोल्टास में, वो इस उम्मीद में चल रहा है कि गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है, इनके गर्मी ज़्यादा रहने वाली है और इनके एसी बिकने का फायदा आपको स्टॉक पे अभी से नज़र आने लगा है। अब जब वो एक्चुअल आंकड़े वो जब ट्रांसलेट होते हुए नज़र आएंगे तो फिर आपको और ऊपर का उछाल मिलेगा। पर इस समय व्यू पॉजिटिव है। इस स्टॉक पे आपकी एंट्री चूँकि काफ़ी अच्छे लेवल पर रही है, मुझे लगता है कि आपके लिए 560 के करीब एक स्टॉप लॉस का लेवल बनता है। अभी यहाँ से नीचे है, लेकिन इसकी वजह यह है कि हम आपको टारगेट भी यहाँ से 660 के आसपास के टारगेट दे रहे हैं। तो उस लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठता है। लेकिन अगर आप निकलने की जल्दी में हो या बहुत ही कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस के लेवल लेकर चलना चाहें तो आज का लो है 570, उस पर नज़र रखिए। लेकिन 560 मुझे लगता है एक अच्छा स्टॉप लॉस है जिस पर नज़र रखते हुए, हाँ इसके नीचे जाएगा नहीं गिरावट में भी, और आपको यहाँ से 650-60 के लेवल दिख सकते हैं। पिछले सीजन के दौरान इनको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी सप्लाई चेन में, जिसकी वजह से बिक्री इतनी अच्छी नहीं रही थी जितनी की उम्मीद थी। लेकिन इस बार ये ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड है और उस लिहाज से मुझे उम्मीद है कि इस बार आपको नतीजे यानी बिक्री के आंकड़े और उसका असर फिर आपको जून और सितंबर के क्वार्टर के नतीजों पर दिखाई देगा। ओके चलिए ठीक है। अगला सवाल उमेश दीक्षित डॉक्टर का व्यू पूछे कि 2 मंथ के लिए क्या करना चाहिए। हाल फिलहाल की बाइंग है मेरे ख्याल से इनकी कुछ खास नहीं है स्टॉक में। देखिए फार्मा शेयरों पे आज भी हमने दबाव आते हुए देखा। आईटी और फार्मा 2 ही सेक्टर थे जो कमज़ोर थे। अमेरिका ने फिर से जो थोड़ा धमकी वाली मुद्रा अपनाई है, उसके चलते देखिए ज़रूरी नहीं है कि फार्मा कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन हो ही, वो तो कंटिन्यूस कुछ होता ही रहता है। लेकिन जब अमेरिका के साथ रिश्ते थोड़े ख़राब होने की बात आती है तो आईटी और फार्मा की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ जाती है। ये तो होता है। वो फिर से होते हुए हम देख रहे हैं। रुपया मजबूत हो रहा है तो एक्सपोर्टर्स को लेकर थोड़ा सा दबाव है। मुझे लगता है कि ये एक सेफ स्टॉक था इस लिहाज से कि मुश्किल वक्त में अगर आपने इसको चुना होता बाजार में तो अच्छा था। लेकिन अब जब बाजार एग्रेसिव हो रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा फेवर्ड सेक्टर नहीं होगा। यहाँ पर केवल आपको रेसिड्यूअल बाइंग देखने को मिलेगी किसी भी फंड मैनेजर की ओर से। वो पहले अपने फेवरेट स्टॉक्स की तरफ जाएंगे जिनमें अब उनको तेज़ी का एक नया रुख मिल रहा है, फिर वो फार्मा लेंगे और डॉक्टर रेड्डीज पे आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी रिटेल इन्वेस्टर अगर 2 महीने के लिए व्यू लेना है तो रिजल्ट्स के लिए रुक जाइए, नतीजे आएंगे उसके बाद शायद। लेकिन रिटेल को ये स्टॉक इस समय लेना ही क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए बड़े स्टॉक अगर आप लेना ही चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर होकर के
तो बड़े स्टॉक में लेने के लिए वो स्टॉक है जो ट्रेंडिंग है। जैसे कुछ देर पहले हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर रहे थे, या हम बात कर रहे थे एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई की, वहाँ पर मौके हैं। अगर आप रिस्क लेने के मूड में हैं तो अच्छी गिरावट में आपको मारुति मिल रहा है, आपको हीरो मोटोकॉर्प मिल रहा है। ये स्टॉक में आपको ज़्यादा अच्छा एक अल्फा भी मिलेगा और डेल्टा भी मिलेगा, यानी अगर आप इनके साथ टिके रहेंगे तो आपको आगे यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल पाएंगे बनिस्बत डॉक्टर रेड्डीज के ही। तो चूंकि आप बड़े स्टॉक लेना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको कंपैरेटिवली दूसरे बड़े स्टॉक बता रहा हूँ जहाँ पर मुनाफा ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ जाइए बजाय रेड्डीज के। चलिए, डॉक्टर रेड्डी से दूर रहिए, बेटर होगा, और अपॉर्चुनिटीज है वहाँ दाव लगाइए। आपको पसंद है तो लीजिए, हाँ, वो बात नहीं, 2 महीने का व्यू पूछ रहे हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए, और एक बड़ा स्टॉक ऐसा ही है, मारुति। दीपक कुमार 20 शेयर है, 8,500, क्या इनका लेवल आएगा? हाँ आएगा तो, लेकिन कब आएगा ये नहीं पता। देखिए, मारुति पे हमने एक काफ़ी लंबी गिरावट देखी है। अब ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका बॉटम बन गया है, क्योंकि इसके आंकड़े कुछ खास नहीं आए हैं बिक्री के अभी। लेकिन ये स्टॉक एक ऐसा दिग्गज है जो बाजार का मूड और इकोनॉमी का मूड सुधरेगा तो फिर से परफॉर्म करेगा, फिर से आपको यहीं पर सबसे ज़्यादा पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री होती हुई दिखाई देगी। तो इस गिरावट में खरीदारी का एक अच्छा मौका है। मेरी राय है करीबन 6,500 के आसपास के लेवल ऐसे बनते हैं, पहले भी मैंने यही कहा था। वहाँ पर कभी भी आपको मिले किसी डिप में तो इस स्टॉक को लेते रहिए। ऊपर के लेवल पर जो आप कह रहे हैं 8,500, मुझे लगता है यहाँ पर 8200, 8,200 तक के टारगेट तो नज़र आते हैं मुझे। तो इसके ऊपर जाए या नहीं ये मुश्किल है, लेकिन आपके लिए दूसरा रास्ता ये है कि किसी भी डिप में खरीदारी कीजिए, थोड़ी और एवरेज कर लीजिए, आपकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। फिर 8,000, 8,200 के आसपास के लेवल आए तो वहाँ पर आप एक बार की निकलने की सोचें। ये स्ट्रेटेजी लेकर चलिए, लेकिन देखिए थोड़ा सा यहाँ पर वेटिंग पीरियड लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी तक फंडामेंटल्स में, बिक्री में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है इस कंपनी के। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल लेता हूँ प्रदीप। रैमको सीमेंट एक लॉट है इनके पास 720, भार्गव मधवानी जी पूछ रहे हैं। आज तो वो साउथ इंडिया की जो भी सीमेंट कंपनी से साउथ में कहा जा रहा है कि प्राइस ना बढ़ाया जाए। कॉस्ट क्या है इनकी? 720। तो इनके भाव के आसपास ही बंद हुआ है मेरे ख्याल से। आज का क्लोजिंग यहाँ 718 का रहा है। हाँ, आंध्र प्रदेश में कोशिश हो रही है कि भाव ना बढ़े, लेकिन कंपनियां बढ़ाने की पूरी तैयारी में हैं। बाजार इसको डिस्काउंट कर रहा है। हाउसिंग सेक्टर के लिए एक खबरें इस समय अच्छी सामने निकल कर आई हैं, जीएसटी में जो कटौती हुई, और उसके बाद अब बाजार को लगता है कि सीमेंट का साइकिल थोड़ा टर्न हो रहा है, ऊपर डिमांड जो है वो बूस्ट, डिमांड बढ़ने वाली है, तो बाजार उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। इस स्टॉक में आपकी एंट्री थोड़ी ऊपर के लेवल पर है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज का हाई है 720 रुपये, और ये इनफैक्ट पिछले 5-6 हफ्तों का हाई है। तो इस लेवल पर आपने कैसे एंट्री ली? आज के दिन के हाईज पर ही बिल्कुल आप एंटर हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने सही किया गलत किया, ये तो आपको कल पता चलेगा। एक लॉट शॉर्ट किया है इन्होंने 720 पे। ओके, शॉर्ट किया है आपने। हाँ, तो फिर आपने अच्छा, इन्होंने फ्यूचर्स के भाव देखे होंगे मेरे ख्याल से, और हम जो लेवल देख रहे हैं ये इस समय कैश मार्केट के हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ पर फ्यूचर्स के लेवल दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे डेटा में गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, ये आया। तो मार्च का फ्यूचर्स आज के हाई थे 223 रुपये 80 पैसे, 723 रुपये 80 पैसे, माफ कीजिए, और आपने 720 पे एक शॉर्ट की पोजीशन ली है। हाँ, शायद बाजार ओवरबॉट हो रहा है, ये देख करके आपने ये फैसला किया कि यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको एक 728 के करीब इमीडिएटली एक स्टॉप का लेवल मुझे दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, जो आपने शायद ध्यान में रखा होगा। इसके आगे अगर आप कोई और स्टॉप लॉस का लेवल ढूंढना चाहें तो मेरे ख्याल में एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप होगा 750 के करीब। हालांकि वो यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन पोजीशनल ट्रेड के लिहाज से मेरे ख्याल से 750 का है वो स्टॉप लेकर के आप बने रह सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक बहुत तगड़े मोमेंटम में है। तो आपने देखिए, मेरी राय ये होती है कि आप अगर कोई शॉर्ट करना चाहते हैं तो उस शॉर्ट की पोजीशन लेने से पहले बाजार में थकावट के संकेत बिल्कुल साफ होने का इंतज़ार करें। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि ये स्टॉक बहुत बढ़ गया है तो मैं तुरंत शॉर्ट कर दूं। आज की क्लोजिंग तक देखते हुए मुझे नहीं लगा कि ये स्टॉक कहीं भी थक रहा था, क्योंकि आखिर के आधे घंटे में इसने एक नया स्विंग हाई बनाया है। ओके, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी आपने जल्दबाजी की है शॉर्ट करने के लिहाज से, इसलिए एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो फिर जिद मत कीजिए, एक बार की निकल जाइए। चलिए, शॉर्ट पोजीशन है तो निकल जाइए, बेटर होगा। चलिए, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो 7, अगर आप एग्रेसिव स्टॉप चाहते हैं तो मैंने कहा 728 का एक स्टॉप लॉस लगाइए।
अगर आप कंजर्वेटिव होकर के थोड़ा लॉस झेलने को तैयार है तो 750 का एक स्टॉप लॉस लगेगा। चलिए ठीक है। चलिए प्रदीप, अब विदा लेते हैं हमारे दर्शकों से। तो कल आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक सी यू, बाय बाय, नमस्कार।